नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। और सबसे पहले बात कांग्रेस की। आज से कांग्रेस की यात्रा शुरू हो रही है। कमलनाथ जन जागरण यात्रा निकाल रहे हैं। आज से लोकतंत्र बचाओ जन जागरण यात्रा, और थोड़ी देर में कमलनाथ इसका आगाज करेंगे। जन जागरण यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो आज से कांग्रेस की जन जागरण यात्रा लोकतंत्र बचाओ जन जागरण यात्रा इसे नाम दिया गया है। कमलनाथ की अगुवाई में यह यात्रा निकाली जाएगी और थोड़ी देर में कमलनाथ इसका आगाज करेंगे। जन जागरण यात्रा लोकतंत्र बचाओ जन जागरण यात्रा थोड़ा लंबा नाम है। इसे लेकर तैयारियां पूरी कांग्रेस की तरफ से कर ली गई हैं और थोड़ी देर बाद इसका आगाज होना है। कैसे लोकतंत्र बचाना है और वोट कैसे पाना है, कांग्रेस आज से इस मिशन की शुरुआत कर रही है। अपने निवास से वो ये यात्रा, कमलनाथ अपने निवास से यात्रा का आगाज करने वाले हैं। लोकतंत्र बचाओ जन जागरण यात्रा। टिकाऊ बनाम बिकाऊ, इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस मैदान में, और कांग्रेस की कोशिश कि बताया जाए कैसे जनता के सबसे बड़े अधिकार यानी वोट का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया, यह बताने की कोशिश कांग्रेस करेगी। यह ऐसा कांग्रेस का कहना है। आज से कांग्रेस की लोकतंत्र बचाओ जन जागरण यात्रा। और 28 सीटों के उपचुनाव पर जीत के लिए कांग्रेस कल से देवी की आराधना भी शुरू करेगी। पीसीसी दफ्तर में मां दुर्गा की प्रतिमा रखी जाएगी, स्थापित की जाएगी, और पीसीसी में, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 9 दिन का एक उत्सव होगा। पीसीसी दफ्तर में मां दुर्गा की प्रतिमा विराजेगी। तो यह कांग्रेस का एक अलग चेहरा है। हालांकि इसे लेकर कई तरह के सवाल दक्षिण भारत के जो कांग्रेस के नेता हैं, सांसद हैं, उनकी तरफ से भी सवाल उठाए गए। तो जीत के लिए कांग्रेस की ये देवी आराधना है, ऐसा माना जा रहा है। में दुर्गा जी की स्थापना वर्षों से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में होती आ रही है। इस वर्ष भी दुर्गा जी विराजेंगी। भंडारा होता है, भंडारा होगा। पूजा पाठ जिस तरीके से पहले होती आई है वो होगा। मध्य प्रदेश में जनमानस के हित में ईश्वर का, माँ का आशीर्वाद मिले, इसके लिए कांग्रेस कमेटी हमेशा से कार्यालय में बैठाती है। और सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, राम भक्ति, हनुमान भक्ति और अब शक्ति की भक्ति। बिल्कुल, देखिए, उप चुनाव होना है। 28 सीटों पर कांग्रेस की साख दांव पर लगी हुई है और कमलनाथ ने बीते दिनों भी, चाहे वो राम मंदिर के निर्माण का मामला हो, तब पीसीसी में राम की तस्वीर लगाकर पूजा अर्चना करने का काम किया था। जन्माष्टमी पर भी विशेष पूजा अर्चना जो है कमलनाथ के निवास पर हुई थी। लेकिन अब देवी आराधना में कांग्रेस पार्टी डूबी नजर आएगी। पीसीसी दफ्तर में दुर्गा देवी के नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा और इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। और कांग्रेस का कहना है कि 28 सीटों पर जीत की कामना भी इन 9 दिनों में कांग्रेस के नेता करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर पार्टी का फोकस है कि हर तरीके से जीत कहीं से भी मिले, इसके लिए हर स्तर पर प्रयास करना है। और इसी के तहत अब नवरात्रि में मां की उपासना में जो है कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता लीन नजर आएंगे। और सबसे अहम बात ये भी है कि इससे पहले भी गणेश उत्सव के दौरान भी गणेश प्रतिमा को स्थापित किया गया था और अब नवरात्रि के मौके पर जो है मां दुर्गा की प्रतिमा को पीसीसी दफ्तर में स्थापित किया जाएगा।
पीसीसी दफ्तर में मां दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। आप लगातार हमारे साथ बने रहे अनुराग। भूपेंद्र गुप्ता साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। भूपेंद्र गुप्ता साहब, संभवतः ये पहली बार ही ऐसा होगा कि 9 दिन का पूरा जलसा मनाया जाएगा। हालांकि गणेश स्थापना का जो कल्चर है वो जरूर कांग्रेस में आ चुका है। अब ये 9 दिन का देवी आराधना का पर्व। जी, पहले तो ये सुधार लें कि कांग्रेस में गणेश प्राण पूजा का कल्चर आ चुका है। गणेश पूजा इस भारत में चालू ही कांग्रेस ने की जी, लोकमान्य तिलक ने चालू की और उसके बाद ही जो है सार्वजनिक रूप से गणेश पूजन चालू हुआ है इस देश में। हाँ, पीसीसी दफ्तर में गणेश प्रतिमा प्रतिष्ठा। जी जी, मैं वही आपको बोल रहा हूँ। आपने कहा कि सुधार की जरूरत है। 2014 के बाद से ये निर्देश दिए गए थे और एंटनी साहब की रिपोर्ट पर यह कहा गया था कि इस तरीके से हमें भी जो कांग्रेस कमेटियां हैं वो धार्मिक उत्सव मनाएं। ये गलतफहमी, इसको एंटनी कमेटी से न जोड़ें जी। ये जो है कि गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना जो अरुण यादव के समय से ही हो गई थी, वो बहुत एंटनी कमेटी के पहले की बात जी। इसका एंटनी कमेटी से कोई संबंध नहीं, इसका आस्था और जो है विश्वास से संबंध है। कांग्रेस पार्टी के हर नेता, भले पीसीसी में प्रतिमा नहीं रखी जाती हो, शहर की हर गणेश समिति में कांग्रेस के लोग शामिल होते हैं, चंदा देते हैं, उनको एनकरेज करते हैं बच्चों को। हर जो है दुर्गा उत्सव समिति में वो शामिल होते हैं। जी जी, तो वही बात मैंने कही। ये जो आपने कहा कि भले पीसीसी में प्रतिमा नहीं रखी जाती थी, अब चूंकि पीसीसी में भी प्रतिमा रखी जा रही, यही मेरा सवाल था। इस वजह से मैंने आपसे कहा भूपेंद्र गुप्ता साहब, ये इसका कहीं कोई क्या चुनाव कनेक्शन है? अगर नहीं है तो आप उसे सिरे से खारिज भी कर सकते हैं, प्लीज। नहीं, इसका कोई चुनाव कनेक्शन नहीं है। इसका जो है हमारी आस्था का जो इजहार है। भारतीय जनता पार्टी की जो पाखंड की राजनीति है वो इसको भी जो है अपनी आस्था और अपनी आध्यात्मिकता को उजागर करने की और उसकी मार्केटिंग करने की चेष्टा करते हैं। हाँ। तो जो है जो हम उनसे बड़े और असली हिंदू हैं, ये हमें सिद्ध करने की जरूरत कभी पड़ी नहीं, क्योंकि हमने जो है इतिहास के हर हिस्से पर, हर मोड़ पर हमने काम किया है। और इनने जो हम तो राम को भी गांधी ज्यादा गाता था, इनने तो 1980 से गाना चालू किया है। तो ये जो है हमने तो देश को समझा है, इसलिए हम उसकी आस्थाओं, उसके मूल्यों, उसके संस्कारों के प्रति समर्पित हैं। लेकिन उनका हम जो है इजहार नहीं करते थे इस तरीके से कि उसका राजनीतिक खिलाफ के दृष्टिकोण से करें, तो वो परिस्थितियां थी। इजहार नहीं करते थे। मैं इससे जुड़ा सवाल पूछूंगा। एक काम भूपेंद्र गुप्ता साहब, रजनीश अग्रवाल साहब भी जुड़ गए, उनका भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। रजनीश अग्रवाल साहब, पीसीसी दफ्तर में 9 दिन तक देवी आराधना और देवी आराधना होगी, क्या कहेंगे? शक्ति की भक्ति होगी, भक्ति करें, देवी की आराधना करें। चुनाव आ गया है तो टीका लगाएं, तमाम प्रकार की आराधना करें और उसका प्रचार प्रसार करें, पीसीसी में करें, बाहर मीडिया में बताएं और फिर कहें कि हमारे कमलनाथ जी तो बहुत बड़े भक्त हैं और शिव भक्त हमारे राहुल गांधी जी हैं, बाद में फिर भूल जाएं। तो वो इनका जो जिस प्रकार का प्रोपेगेंडा है वो जनता जानती है, जनता समझती है, आप लोग भी समझते हैं, सब समझ रहे हैं, भली भांति समझ रहे हैं। आपने भी कुछ शब्दों का में जिक्र भी उसका किया, कोई माने ना माने, जनता तो बहुत अच्छे से समझती है। सवाल ये है कि मुद्दों के आधार पर, चुनौतियों के आधार पर, अब ये बीच में बोले साहब। नहीं, ठीक है, रजनीश अग्रवाल साहब बोलिए, सवाल के लिए उन्होंने कहा दरअसल, प्लीज। सवाल है इस देश में मुद्दों के आधार पर, चुनौतियों के आधार पर जो कांग्रेस का स्टैंड रहता है वो बिल्कुल सीधे सपाट हिंदू विरोधी होता है। वो केवल वोट बैंक की राजनीति वाला होता है। पिछले 5-7 सालों में तो बहुत घनघोर तौर पर इस देश ने देखा कि कांग्रेस के वोट बैंक देवी आराधना कर रहे हैं। भले ही कई बार आपके नेता कहते हैं कि चलिए वो कम से कम राम का नाम लेने लगे या लेकिन देवी आराधना तो कर रहे हैं उसमें। बिल्कुल, ये करना, मैंने कहा ना, करना अच्छी बात है, मैंने शुरुआत यहीं से कही। सवाल लेकिन इसका नहीं है। राजनीति में, लोकतंत्र में सवाल है कि आप जनता में विभेद करके आप जो इस समाज की देवियां हैं उनको अपमानित करने का काम करते हो। और फूल सिंह बरैया जी लगातार गाली गलौज करते हैं, कमलनाथ जी उनको इंडोर्स करते हैं, संरक्षण देते हैं, उनसे मंच साझा करके उनका प्रचार करने जाते हैं। फूल सिंह बरैया जी जो अपमान करते हैं महिलाओं को पलट के, उसके तरफ इनके यहाँ से खेद तक प्रकट नहीं होता। अभी का था, तब का था, ऐसा था, वैसा था, लेकिन खेद प्रकट नहीं होता कि हम इन विचारों से प्रकट। कमलनाथ जी की तरफ से कोई खेद प्रकट नहीं होता। इस देश की महिलाओं के प्रति विभेद होता है कि इसका बलात्कार हुआ तो कोई बात नहीं करेंगे हम, पर इसका बलात्कार हुआ तो हम मुद्दा बनाएंगे। नहीं, ये तो गलत बात है रजनीश अग्रवाल साहब। अब हाथरस का कांड मैं आपको बता रहा हूँ, आपके बीजेपी के सांसद हैं कांकेर से,
वो कह रहे हैं कि हाथरस की घटना बनावटी थी। शोषण तो शोषण होता है, तकलीफ तो तकलीफ होती है। दुर्गा की हम बात कर रहे हैं। छोटी घटना थी, मंत्री कह रहे हैं हाथरस की छोटी घटना थी, वहां की बड़ी, हाथरस की बड़ी घटना है, छत्तीसगढ़ की छोटी घटना। ये कहने वाला कांग्रेस सरकार का मंत्री नहीं थे क्या? हाँ वो है, नहीं थे लेकिन क्या? मैं आपसे मंडावी जी के बारे में सवाल पूछ रहा था। उन्होंने भी कहा क्या किसी और मंत्री के गलत कहने से आप सही हो जाते हैं क्या? बताइए, किसी और मंत्री से डहरिया की आप बात कर रहे हैं, उनके कहने से जो मंडावी साहब ने कहा वो सही हो जाएगा क्या? उत्तर मिलेगा। ठीक, भूपेंद्र गुप्ता साहब आप प्लीज कुछ बोल रहे थे। ये जो धार्मिक लोग हैं तथाकथित ये पाखंडी, आप देख रहे हैं कि देवी प्रतिमा की इतनी सुंदर आध्यात्मिक आप चर्चा कर रहे थे, ये बलात्कार में घुस गए। ऐसे बुद्धिहीन लोगों के हाथ में आज हिंदुत्व की पताका है। ये जो है ये इनका विषय तो सुनिए, ये कहाँ पहुंच गए, कहाँ से लेकर। इनको शर्म भी नहीं इस सब की चर्चा करने पे। अच्छी खासी आप देवी पूजा, दुर्गा पूजा की चर्चा कर रहे हैं, और ये वही पाखंडी हैं जो चुनाव खत्म होने के बाद हनुमान जी की जाति बताने लगते हैं। ये वही पाखंडी हैं जो चुनाव खत्म होने के बाद जो है दाढ़ी वाले बाबा को जो है विष्णु का अवतार बता देंगे। अभी ये बीच में बोल रहे हैं, देख रहे हैं समाज में, अभी ये देख रहे हैं बीच में बोल रहे हैं। अभी कितनी बेचैनी हो रही है। आप मुझे बोलने दो, अभी तो बड़ी बातें कर रहे थे, गुप्ता जी बीच में बोल रहे हैं। हमारी सरकार की बात ये लोग हैं, ये निंदा करने वाले लोग हैं, और ये जो है सुनना इन्हें पसंद नहीं है। अब ये सुनने वाले नहीं है। आपको लग रहा है, आपने इजहार शब्द का इस्तेमाल किया था, क्या अब आपको लगने लगा है कि अगर हम धार्मिक हैं तो वो हमें बताना भी होगा, हमारी आस्था का प्रकटन करना भी होगा? भूपेंद्र जी, अब क्या ये लगने लगा है आपको? इसमें प्रकटन क्या है? ये तो अनवरत है। क्या गांधी जी जब प्रार्थना सभाएं कर रहे थे, रघुपति राघव और राजा राम, तो वो प्रकटन कर रहे थे, वो देश को जोड़ रहे थे। इसको हम देश को जोड़ने, आपस में जो है एक समता का व्यवहार पैदा करने की बात समझते हैं। क्या जब लोकमान्य तिलक ने गणेश पूजा शुरू की थी तो क्या इनसे संगियों से पूछा था क्या? उन्होंने देश को जोड़ने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए इसकी शुरुआत की थी। और ये जो चंदाखोर लोग हैं जो भगवान के नाम पर चंदा बटोरी के काम में पहले लग जाते हैं, अभी फिर से लग गए। ये वो पुराने चंदे का हिसाब नहीं दे रहे। इन लुटेरों के हाथ में जो है इतने बड़े धर्म की पताका छोड़ दो। बस मैं आपको रोक रहा हूँ। रंजीत जी, आपका रिएक्शन प्लीज 20 सेकंड में। देखिए, मैंने कहा कि समाज सब जानता है कौन बगला भगत है, कौन किस प्रकार की राजनीति इस देश में कर रहा है। कॉस्मेटिक तौर पर तमाम मूर्तियां रख लें, सब चीजें रख लें, लेकिन इस देश में चाल चरित्र चेहरा उजागर कांग्रेस का हुआ है। शिवभक्त भी बने थे, कोट के ऊपर जनेऊ भी पहना था। लेकिन ये आने वाले समय में इन्हीं मुद्दों पर इनको जवाब देना होगा। आज ठीक है, अब तो आप लोग सब चुनाव मोड में आ चुके हैं, चुनाव मोड में आ चुके हैं। मैं प्लीज रोक रहा हूं रजनीश जी, थोड़ी देरी भी हो गई थी आपको जुड़ने में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भूपेंद्र गुप्ता साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों को एक अहम जानकारी दे दी जाए, वो ठीक है कि लोकमान्य तिलक का हमेशा जिक्र आता है जब भी इस तरीके के पूजन का आता है, लेकिन आप सबको पढ़ना चाहिए कि लोकमान्य तिलक के जो विचार थे वो महिलाओं के प्रति क्या उनके विचार थे, इसे भी दर्शकों को पढ़ना चाहिए। ये एक इतर सब्जेक्ट है, इससे ध्यान रखें हमेशा। अब खबर जबलपुर से है। ऑटो चालक से मारपीट का मामला, और मारपीट करने वाला जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्तार हो गया है। लंबे अरसे से इसकी तलाश की जा रही थी। बेरहमी से ऑटो चालक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था। गुड़ी महाराज उर्फ अभिषेक दुबे इसका नाम है। इसकी एक तस्वीर भी सामने आई थी। नेताओं के समर्थक के तौर पर इसकी तस्वीर सामने आई थी। और बीते रविवार को शोभापुर में मारपीट की पूरी घटना हुई थी। ये तस्वीर हम आपको एक तरफ वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ तस्वीर है आरोपी की। एक्सीडेंट के बाद गुड़ी महाराज ने इस लोडिंग ऑटो था ये, इसके ड्राइवर को बेरहमी से पीटा। इतना पीटा वो अधमरा हो गया, वो बेहोश हो गया। इसके बाद बाल पकड़कर उसे उठाया, घसीटा, गाड़ी में लादा, बाइक में लादा और फिर उसे लेकर चले गए। मारपीट का वीडियो सामने आया था। और बाकायदा गिरफ्तारी, जो और आरोपी हैं उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी और तब उनका जुलूस भी निकाला गया था ताकि कानून व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कायम रहे। कहां कहां भरोसा कायम नहीं है वो भी न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको बताता रहता है। लेकिन अगर भरोसा कायम करने के लिए जुलूस निकाला जा रहा है तो उसे भी गलत नहीं कहा जाएगा। जुलूस की तस्वीरें भी आपने देख ली। ये पूरा घटनाक्रम हमने आपको बता दिया। शोभापुर का ये पूरा मामला है। कानून से खिलवाड़ की इजाजत, कानून, खुद को कानून समझने की गलतफहमी या सिरफिरापन। पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त?
जी ललित, बिल्कुल जिसका सभी को इंतजार था, पूरे देश में जिस घटना की चर्चा थी, उस घटना का मुख्य आरोपी बुढ़ी महाराज और अभिषेक दुबे पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। और संभवतः इसने, जब पुलिस इसे गिरफ्तार कर रही थी तो इसने पुलिस के साथ झूमाझटकी भी की, भागने की कोशिश की, और इसका जो साथी था चंदन सिंह, वो भागने में कामयाब हो गया, लेकिन इसको पुलिस ने पकड़ लिया है। और बताया ये जा रहा है कि गाजियाबाद के पास इसे पकड़ा गया है और नेपाल भागने की तैयारी में ये बुढ़ी महाराज और चंदन सिंह पूरी तैयारी में थे, और यदि पुलिस नहीं पकड़ पाती तो शायद ये अब तक फरार हो चुके होते। बहरहाल ऑटो चालक के साथ मारपीट जैसी बीभत्स, रोड पर जो मारपीट हुई थी वैसी बीभत्स घटना होने के बाद में सभी तरफ आक्रोश था, और अब शायद पुलिस के साथ जो लोगों को भरोसा उठ रहा था पुलिस पर से, अब वो कायम हो पाएगा। और फिर से पुलिस ने ये सिद्ध कर दिया कि अपराधी चाहे कोई भी हो, कितना भी रसूखदार हो, कितनी भी दूर पहुंच जाए, लेकिन आखिरकार वो गिरफ्त में आएगा। जी, इसके अलावा पवन ये भी बताएं कि इन पर इनाम भी घोषित था और किस तरह का मामला दर्ज किया गया है, अब क्या धाराओं में भी तब्दीली होगी? हत्या के प्रयास का मामला मेरा ख्याल है पहले ही दर्ज कर लिया गया है। पवन जी, संक्षिप्त में बताता हूँ, रविवार की ये घटना है जो रविवार बीत गया। उस रविवार को दोपहर में करीब 4 बजे ये घटना हुई थी। इसके बाद वीडियो वायरल होने के बाद में ये मामला तूल पकड़ा और उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई। जहां एक तरफ जहां ऑटो चालक को अस्पताल में भर्ती मैं 10 सेकंड में, पवन आपसे 10 सेकंड में पूछना चाह रहा हूं, एक आरोपी का नेताओं से कनेक्शन का एक पोस्टर भी आया था। बिल्कुल ललित, ये कनेक्शन भी है इसका, और इसके ऊपर एनएसए की कार्रवाई भी की गई है, वारंट मिल गया है, और बहुत जल्द इसे एनएसए के तहत में जेल निरुद्ध किया जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन, इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और कितने अचरज की बात है कि पवन जब ये बता रहे हैं कि गिरफ्तारियां हो गई हैं, और जब हम ये बता रहे हैं कि कानून का बुलंद इकबाल कायम करने के लिए आरोपियों का जुलूस निकाला गया, उसी दौरान संस्कारधानी में एक बार फिर जल्लादों का चेहरा सामने आया। रोड को लेकर पड़ोसियों से विवाद हुआ, 2 लोगों के साथ 4 लोगों ने मारपीट की है। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित के खिलाफ ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। ये वही पुलिस है, पिछली तस्वीरें आपने देखी, पुलिस जुलूस निकाल रही है। क्यों जुलूस निकाल रही है? ताकि लोगों का भरोसा बढ़े कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है। ये भी वही जबलपुर पुलिस है जो पीड़ित के खिलाफ ये एफआईआर कर रही है। ये 2 तस्वीरें देख लीजिए, घटनाक्रम संस्कारधानी इसे कहा जाता है। 2 तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ हम जुलूस निकाल रहे हैं, क्यों? ताकि लोगों का भरोसा कानून व्यवस्था पर बढ़े, और दूसरी तरफ जबलपुर में पीड़ित पर एफआईआर कर ली जा रही है। अब पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यही वजह है कि स्थितियां ऐसे आरोपियों को पैदा कर देती है जो खुद से कानून व्यवस्था अपने हाथों में ले लेते हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं लगातार संस्कारधानी में, संस्कारधानी जबलपुर, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। रोड को लेकर ही विवाद था। ये नजर आ रही होंगी आपको, दूसरी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज। एक और नई तस्वीर न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है, सीसीटीवी की ये तस्वीरें हैं। रोड को लेकर विवाद शुरू हुआ, विवाद मारपीट तक पहुंच गया, और जो कमी रही वो पुलिस ने पूरी कर दी। पीड़ित के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर दी गई। ब्रेक के बाद खबर संस्कारधानी से। जबलपुर के धनवंतरी नगर से एक नाबालिग गुरुवार शाम से लापता है। ट्रांसपोर्ट और ब्लास्टिंग का काम करने वाले मुकेश लामा ने अपने 13 साल के बेटे आदि और आदित्य के अपहरण की आशंका भी जताई है। बताया जा रहा है कि आदि करीब 6 बजे अपने घर से किराना दुकान तक नूडल्स लेने गया था, और वहां से लौटते वक्त वो अचानक गायब हो गया। देर रात तक सुराग नहीं मिलने पर पिता ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही एसपी, क्राइम ब्रांच और साइबर सेल की टीम बच्चे की तलाश में जुटी है। अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। सूत्रों के मुताबिक अपहरणकर्ताओं ने 2 करोड़ की फिरौती की मांग की है। हालांकि पुलिस की तरफ से अब तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार संस्कारधानी की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें। बहरहाल प्रतीक, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? और अपहरण की बात हालांकि पुलिस स्वीकारती नहीं है, फिर भी पिता को क्यों लगता है कि अपहरण हुआ है? चलिए प्रतीक से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे और
गुरुवार देर शाम ये किराना दुकान के लिए निकला था। 13 साल का ये लड़का है। पिता का ये कहना है कि उनके बच्चे का अपहरण हुआ है। ट्रांसपोर्ट और ब्लास्टिंग के कारोबार से पिता जुड़े हुए हैं, बताए जा रहे हैं अब तक। हालांकि आगे और जानकारियां इसमें आएंगी। धन्वंतरी नगर का ये पूरा मामला है, जबलपुर के। 13 साल का इनका बेटा आदित्य उर्फ आदि, इसके अपहरण की आशंका जताई जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया जा रहा है। गुरुवार शाम से ये बच्चा लापता है। बच्चे की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। खबर यह मिल रही है कि 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। तो चलिए, संस्कारधानी लगातार हमारे सहयोगी प्रतीक, पवन, दोनों की नजरें उन पर बनी रहती हैं और पवन के पास भी इस घटनाक्रम से जुड़ा हुआ कोई अपडेट है। पवन के पास पहले चलते हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट है अपहरण के इस मामले को लेकर? एक और बात की, क्या पुलिस मान रही है कि अपहरण है? बिल्कुल ललित, जबलपुर में ये एक और सनसनीखेज जो घटना हुई है उसमें एक 13 साल के बच्चे का अपहरण हुआ है और पिता उनके जो है ट्रांसपोर्ट व्यवसायी थे पहले, अभी हाल ही में उन्होंने बिजनेस चेंज किया और बॉम्ब ब्लास्टिंग का काम करते हैं। तो इस घटना में भी जो है कल शाम को 6 बजे करीब बच्चा अपने घर से किराना दुकान गया था और वहां से लौटते वक्त बच्चा अचानक गायब हो गया। रात में तकरीबन 2 बजे तक पुलिस उस बच्चे की तलाश में लगी रही, अपहरण करने वालों का पता लगाने में जुटी रही, लेकिन पता नहीं चल पाया। रात में ये जानकारी मिली कि करीब 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई है मोबाइल फोन के जरिए, लेकिन उसके बाद से मोबाइल फोन बंद है। अभी तक कहीं कुछ भी पता नहीं चल सका है। तो ये एक और घटना जो हुई है वो संस्कारधानी को शर्मसार कर रही है, पुलिस के लिए चुनौती है और साथ ही कानून के प्रति जो खौफ होता है लोगों में वो बिल्कुल खत्म नजर आ रहा है। अपराधी बेखौफ होकर वारदात। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरीके के अपडेट लगातार आपने दिए हैं, ये वाकई लगता है कि संस्कारधानी का नाम अब शायद उसमें तब्दीली करनी पड़े, बदलना पड़े वो नाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।